हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट आज आपके लिए लाया हूँ मैं लेक्चर नंबर 4 साइंस सीरीज़ का। लेकिन इस लेक्चर में हम सीधा आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है वहाँ पर तो आपसे एमसीक्यूज़ ही पूछे जाएंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ करने के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ाना पड़ता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ को भी अपने ध्यान में रखना है और कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं और उनका लेवल कैसा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आज के लिए जो हम एमसीक्यूज़ आपके लिए लाए हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत ही बेटर रहने वाला है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, और जो हमारे दिमाग में कुछ विविध भारती आती है या आपका दिमाग किसी और काम में बिज़ी रहता है, तो प्लीज़ वो छोड़ दीजिए और पूरी कंसंट्रेशन मेरे साथ दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एमसीक्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में लिखिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई शक है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको जवाब देंगे। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, एग्ज़ाम्स मेड इजी के साथ एमसीक्यूज़ ऑन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कुछ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी एमसीक्यूज़ हमने लाए हैं आपके लिए, और जितना भी अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वो एमसीक्यूज़ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहला वाला एमसीक्यू आपके सामने है, आपके बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर देखिए। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, एक्चुअली जो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होती है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। हेटेरोट्रॉफिक का एक टाइप है जिसमें हमने सबसे पहला वाला टाइप पढ़ा था सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो प्लांट बॉडी होती है ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर उगता है, और वहाँ से क्या करता है, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये रिलीज़ करता है, वो ऑर्गेनिक मैटर पर जाता है, ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन हो जाती है, एंड देन इसको जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। सो दिस वेरी टाइप जी जो यहाँ से एब्जॉर्ब इसने किया, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब किया, सो देट इज़ वाई इसका दूसरा नाम हमने रखा है एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गई हैं कौन से ऑप्शंस क्या है। एब्जॉर्प्टिव मीन्स अभी आपको समझ में आ चुका होगा, ये एब्जॉर्प्टिव क्या है, इट इज़ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमारे पास जितने भी अब ये इसके ऑप्शंस है, सबसे पहला वाला ऑप्शन है हमारा फंजाई। तो जो फंजाई है ये एक्चुअली हम मानते हैं नॉन ग्रीन प्लांट, इसमें क्लोरोफिल तो नहीं होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करता है। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स अभी मैंने आपको बताया कि वो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसका आंसर फंजाई ही है। लेकिन अलगी, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं। तो अलगी क्या है, ये करती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टेरिडोफाइट्स ये भी करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ब्रायोफाइट्स ये भी करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए आपका फंजाई, क्योंकि यही सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है सेप्रोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एक्सेप्टेड बाय, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फंजाई। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, तो वो है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखनी है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या है, अगर हम ऐसे देखेंगे, ऑप्शन को देखे बगैर ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर सिम्बियोसिस आ गई। सिम्बियोसिस का मतलब है म्यूचुअल एसोसिएशन। देयर इज द टू एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, दोनों को फायदा होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो यहाँ ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाता है, न कि और किसी ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करता है। सो इसका आंसर आने वाला है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो इसका आंसर आने वाला है यही डी पार्ट। तो नंबर 3 क्वेश्चन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज क्या है,
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन असल में क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन असल में ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, लेकिन वो फूड किस लिए ऑब्टेन करता है? एनर्जी हासिल करने के लिए। अब फूड उसने ऑब्टेन किया है और एनर्जी उसे निकालनी है, ये इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहले इसने ऑब्टेन किया फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से, एक तो ये, दूसरा इसी फूड को उसने ऑक्सीडाइज करना है, ठीक? तो ऑक्सीडाइज वो फूड क्या एक्चुअली होता है? ग्लूकोज ही होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, क्यों? इसलिए कि एनर्जी निकले, या यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स, तो वो एनर्जी निकालना जो प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी सही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी ये भी सही है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होने वाला है। नंबर चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास, अब ये भी है बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन, लेकिन हमने अभी तो ये नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन ये थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में है। डिजीज़ मीन्स कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में फंगस एक ऑर्गेनिज्म है, नॉन ग्रीन प्लांट है, तो इसमें न्यूट्रिशन होने वाली है सैप्रोफिटिक। लेकिन ये फंजाई सिर्फ सैप्रोट्रॉपिक ही नहीं बल्कि पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक क्यों हो सकता है? क्योंकि फंगल डिजीज़ के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो हमारे पास अब ये जो फंगस है ये डिजीज़ भी पैदा कर सकता है, ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है? द पैरासिटिक फंगस विच डिस्ट्रॉयज वीट प्लांट, वीट का एक प्लांट होता है, उसमें फंगस की वजह से कोई डिजीज़ पैदा हो जाती है, रस्टस, ठीक? तो हमें पूछा गया है कि किस फंगस से होता है? लाइस, ये तो पहले ही फंगस नहीं है, लाइस तो फंगस है ही नहीं, बिल्कुल। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लीच। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लीच ये भी फंगस नहीं है। कस्क्यूटा ये भी फंगस नहीं है। पक्सीनिया एक फंगस है, पक्सीनिया एक फंगस है। तो हमारे पास जो है अब क्वेश्चन हमारा क्या था? पैरासिटिक फंगस विच डिस्ट्रॉयज वीट प्लांट इज, लाइस तो फंगस है ही नहीं, और लीच भी फंगस नहीं है, कस्क्यूटा भी फंगस नहीं है, लेकिन पक्सीनिया जो है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, वही वीट को मतलब उसमें डिजीज करता है, इन्फेक्शन करता है। तो यही हमारा आंसर होगा। नंबर 5th क्वेश्चन जो है हमारे पास अब वो है एसर्शन वाला और रीज़न वाला। ये याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा इंसान को ना बड़ा सेंसिटिव रहना पड़ता है और प्रॉपर कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। यहाँ पर देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन हायर एनिमल्स इज हेटेरोट्रॉपिक। तो एसर्शन में क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हायर एनिमल्स, जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही करते हैं, प्लांट्स के बगैर ना, मतलब सिर्फ एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स बोलते हैं। तो एसर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या है? एनिमल्स कैन यूज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स फॉर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम देखते हैं एसर्शन अगर सही है तो इसको रीजन सपोर्ट करता है कि नहीं? एनिमल्स कैन यूज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स फॉर हेटेरोट्रॉपिक, ये भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इस एसर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या हमारे ऑप्शंस क्या है। इफ द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो असर्शन भी हमारा ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो पहला यहाँ से ही ऑप्शन गलत है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, हो गया, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, जो है ये यहाँ पर बता रहा है कि असर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो यही हमारा आंसर आ गया। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आंसर है डी पार्ट। द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स आर नोन एज, तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन मीन्स व्हेन देयर इज द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट इज बेनिफिट, तो म्यूचुअल इनको बेनिफिट मिलता है, यानी ए को भी बेनिफिट मिलता है, बी को भी बेनिफिट मिलता है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, बोथ गेट इज बेनिफिटेड, बोथ गेट इज बेनिफिटेड, तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस भी, सिम्बायोसिस, ठीक।
तो अब कहता है हमारा क्वेश्चन कि ये जो एसोसिएशन होती है फंजे और वास्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम हो, जाइलम और फ्लोएम, तो ये होते हैं हायर प्लांट्स, इनको बोलते हैं दूसरा वाला ट्राइकियोफाइट्स भी, वेस्कुलर प्लांट्स को बोलते हैं ट्राइकियोफाइट्स भी। तो ये जो एसोसिएशन है फंजे और वेस्कुलर प्लांट्स की, इस एसोसिएशन का नाम क्या है? हास्टोरिया है? नहीं। माइसीलियम है? नहीं। माइसीलियम फंजे का होता है, हास्टोरिया उनके रूट्स का होता है जहाँ से वो निकालता है, अपनी एब्जॉर्प्शन करता है। राइजॉइड्स नहीं, रूट के एक फॉर्म है। माइकोराइजा, डी पार्ट इसका आंसर है, माइकोराइजा, एन एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, उसको बोलते हैं हम माइकोराइजा। तो इसका आंसर है डी पार्ट। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को देखें आप, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कोई बैक्टीरिया डिजीजेस भी काज करता है इस एनिमल्स में, कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूसर लेवल भी होता है, यानी कोई बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होता है, कोई बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मैंने पहले भी बताया कि इसमें ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन जो है हेटेरोट्रॉपिक का, ये सही नहीं है। बी ऑटोट्रॉपिक, खाली ऑटोट्रॉपिक नहीं, ये भी नहीं ठीक है। तीसरा वाला जो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी वाला पार्ट है। नंबर 8th क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इन एम्यूबा ऑकर्स इन? तो एम्यूबा जो होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये एक एम्यूबा है, और ये जो मैंने बनाया दिस इज सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स लेग्स। ये फॉल्स लेग्स क्या करता है, जब ही ये सीडोपोडिया किसी जगह पर कोई फूड मॉलिक्यूल देखता है तो ये एमूबा जो है उसकी तरफ अप्रोच करने जाता है, यानी कि उसकी टुवर्ड्स मूवमेंट करता है। मूवमेंट किससे? इन सीडोपोडिया की वजह से, इन फॉल्स लेग्स की वजह से उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही ये आगे बढ़ गया तो ये फूड जो होता है इसके दो सीडोपोडिया के दरमियान आता है। तो सीडोपोडिया के दरमियान जब आता है तो ये सीडोपोडिया यहाँ से क्या करता है, अपना वाल खत्म कर देता है और इसके ऊपर से वाल बना देता है लाइक दिस। तो फूड सीधा अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस के बाद क्या होता है, जैसे ये फूड अंदर गया तो ये चला जाता है एक वैक्यूल में। दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में चला जाने के बाद यहाँ पर ही होती है इसकी डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद यानी फूड जो बाहर से आता है अंदर चला जाता है, फिर फूड वैक्यूल में रहता है और इसकी डाइजेशन हो जाती है। तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, इसके बाद जितना भी बचा खुचा मटेरियल यहाँ से अनडाइजेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, ऐसे ही उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, डाइजेशन ऑफ फूड इन एम्यूबा ऑकर्स इन, किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है? नहीं। न्यूक्लियस में होता है? नहीं। फूड वैक्यूल में होती है? हाँ। तो फूड वैक्यूल में होती है इसकी डाइजेशन। तो इसका आंसर है फूड वैक्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजे। फंजे में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो फंजे होते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन रखते हैं या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी रखते हैं, लेकिन इसके से पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव किया था, MCQ किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि वीट प्लांट में किस फंजे ने डिजीज ऑकर किया, तो वहाँ पर हमें पक्सीनिया मिला। तो वहाँ पर वो थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो फंजे में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हो सकती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट, यानी सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक भी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टेबल इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ। अगर इकोसिस्टम को स्टेबली मेंटेन करना है तो कौन सी इंटरेक्शन लगती है? कौन सी इंटरेक्शन, किसका ज़्यादा काम होता है? प्रीडेटर्स, प्रे, एनिमल्स, ह्यूमंस। प्रीडेटर, प्रे। तो यहाँ पर देखें हम प्रीडेटर्स तो और प्रे, ये तो कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं होती है।
प्रीडेटर्स किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, प्रे किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, एनिमल्स और ह्यूमन। सिर्फ यही नहीं, प्लांट्स भी तो हैं, तो इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी पार्ट जो है प्रीडेटर और प्रे, प्रीडेटर और प्रे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर जब सपोज मानो आप ये सन है, ये सन है, सन से आने वाली लाइट ये पड़ती है घास पे, तो घास उगती है फोटोसिंथेसिस करके। घास का उगना यानी प्रोड्यूसर लेवल तैयार होना, पहली लेवल तैयार होना, इसके बाद इसको खाना, हर्बीवोरस, डियर मानो आप, डियर इसको खाता है, ठीक। यहां से एक एसोसिएशन बनी, एक इंटरेक्शन बनी बिटवीन द ग्रास एंड द डियर। तो डियर यहां पर क्या है, ग्रास क्या है, डियर क्या है। ग्रास यहां पर है प्रे, डियर है प्रीडेटर, प्रीडेटर। तो डियर जब तक घास नहीं खाएगा डियर जिंदा नहीं बचेगा, ठीक। फिर इन टर्न डियर को कौन खाता है, लायन। तो अब ये इंटरेक्शन चेंज हो गई, अब लाइन बनेगा प्रीडेटर, डियर बनेगा प्रे। तो ये चलता रहेगा, लाइन मर जाएगा, इसकी डिकम्पोजिशन होगी, फिर से घास उगेगी। तो ये चलता रहेगा, एक स्टेबल इन्वायरमेंट बनता रहेगा, इकोसिस्टम बनता रहेगा। तो ये सिर्फ किसकी वजह से मुमकिन है, ये प्रीडेटर की वजह से ही मुमकिन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो इसका हमारा आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट आंसर पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको तो पता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म फुली एबल होता है कि वो अपना खाना खुद ही तैयार करता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल लें तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, 12 टाइम्स वाटर का इस्तेमाल होता है। जब ये इस्तेमाल होता है तो ये बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये बनाता है ग्लूकोज, ये बनाता है ग्लूकोज और देता है ऑक्सीजन। क्या देता है, ऑक्सीजन 6 टाइम्स और देता है 6 टाइम्स वाटर। अब आपने देखना है रॉ मटेरियल्स कौन कौन से इसमें इस्तेमाल हुए। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया वाटर। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके रॉ मटेरियल होते हैं। तो ऑप्शन की तरफ जाए, पहला वाला रॉ मटेरियल, पहला वाला ऑप्शन हमारे पास है ग्लूकोज, स्टार्च और फ्रक्टोज। ये तो इसमें इस्तेमाल होता ही नहीं है क्योंकि ये आउट प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स और फैट्स इस्तेमाल ही नहीं होते। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल होता है। तो सी पार्ट इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे। विच फूड अमंग दीज गिव अस एनर्जी। तो फूड्स की बहुत सारी किस्में हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, रफेज, वाटर वगैरह होते हैं। लेकिन इन फूड्स में से कौन सा वो फूड है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारे पास फैट। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट देता है हमें इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन फैट देता है हमें एनर्जी लेकिन वो कुछ देर के बाद, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ना, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। वो भी फैट का एक किस्म है, फैट का एक टाइप है। तो वो फैट्स क्या करते हैं, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से होते हैं, लेकिन ये कन्वर्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनसे भी एनर्जी निकलती है। तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही है। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में ये सोलर एनर्जी जो होती है, सन की एनर्जी, इसको कन्वर्ट करना इनटू केमिकल एनर्जी में, ये फोटोसिंथेसिस का असली पर्पस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या लिखा है। ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, सबसे पहले कि ये सन से ट्रैप करता है सनलाइट और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। उसके साथ साथ हमें और भी कार्बोहाइड्रेट और वाटर भी लगता है, लेकिन यहाँ पर ये सही है, ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। सिंथेसिस ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स, ये तो नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हमारा है ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ग्रीन पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस में कौन सा ग्रीन पिगमेंट इस्तेमाल होता है। अभी मैंने लिखा था एक इक्वेशन में हम लिखे थे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
ये मिलता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फिर बनाता है ग्लूकोज और देता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ ग्रीन पिगमेंट जो है प्लांट्स में, वो है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि ये जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस, वो है हमारा क्लोरोफिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट में किस पार्ट में ये मेनली लोकेटेड है? तो वहां पर आप लिखेंगे सीधा इसका आंसर ग्रीन लीव्स। कभी कभार स्टेम में भी हो सकता है जब स्टेम ग्रीन होगा, लेकिन मेनली इट इज फाउंड इन ग्रीन लीव्स। सो आपका आंसर पहला वाला सही है। क्लोरोफिल हैज अ पोरफायरिन रिंग विद डेजेस एट द सेंटर। ये तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है क्लोरोफिल का, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल होता है इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऊपर वाला हेड, दूसरा वाला टेल। जो हेड होता है उसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, और टेल जो होती है उसको बोलते हैं फाइटोल टेल, फाइटोल टेल। ये जो अब हमारे पास पोरफायरिन रिंग है, उस पोरफायरिन रिंग में क्या होता है, सेंटर में होता है मैग्नीशियम, और ये जुड़ा हुआ होता है 4 नाइट्रोजन एटम से, 4 नाइट्रोजन एटम्स, दीज आर 4 नाइट्रोजन एटम। और ये नाइट्रोजन एटम्स आपस में बंधे हुए होते हैं इससे, यहां पर होता है मीथेन। सो दीज ब्रिजेस आर कॉल्ड एज मीथेन ब्रिज। ये बनाता है एक हेड जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग, एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है पोरफायरिन रिंग। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो इस हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ क्लोरोफिल हैज अ पोरफायरिन रिंग विद डेजेस सेंटर। के आयरन होता है? नहीं। क्रोमियम होता है? नहीं। मैग्नीशियम होता है? यही बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ही इसका आंसर है। तो हमारे पास अब मैग्नीशियम ही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन द ऑर्गेनल इन विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल। तो सेल के किस ऑर्गेनल में होता है? तो यहाँ पर हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर रेस्पिरेशन होती, वैक्यूल तो नहीं होता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिड, अगर प्लास्टिड में क्लोरोफिल पाया जाता है देन उसको प्लास्टिड नहीं कहते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Apart from the plant, which microorganisms also do photosynthesis? प्लांट के बगैर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑप्शंस में है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो अगर मैं देखो पहला डी वाला एम्यूबा, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन हीटेरोट्रॉपिक वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरामीशियम, इसमें भी हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फंजे, इसमें भी हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। एल्गी जो है, दिस इज नॉन वेस्क्यूलर, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज थैलॉइड प्लांट। थैलॉइड प्लांट मीन्स वो प्लांट विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, और ना ही इसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया तो आपको पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों करते हैं फोटोसिंथेसिस क्योंकि इनमें पिगमेंट्स रहते हैं क्लोरोफिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन सोल्यूशन टर्न्स अ पोटैटो इनटू ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट द पोटैटो कंटेन्स। आयोडीन एक सोल्यूशन है। अगर हमने कुछ चेक करना है पोटैटो का स्टार्च चेक करना है कि इसमें वह स्टार्च है या नहीं है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? उस पर हमने आयोडीन के ड्रॉप्स डालने हैं। जैसे ही हमने पोटैटो के ऊपर, यानी कि कटे हुए पोटैटो के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, तो उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो गया, देन ये इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? अब हमारे ऑप्शंस हैं, क्या ये इंडिकेट करता है कि पोटैटो में फैट्स है? नहीं। क्या ये इंडिकेट करता है पोटैटो में प्रोटीन्स है? नहीं। क्या ये इंडिकेट करता है स्टार्च है? यहाँ बिल्कुल यही है। तो क्या ये इंडिकेट करता है पोटैटो में ग्लूकोज है? नहीं। तो इसका आंसर आने वाला है यही सी पार्ट। चलते हैं आगे थोड़ा सा।
हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ MCQs आ रहे हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमने पढ़ा है वो हम करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वायर एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ये कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करता है फूड के लिए, लेकिन इसको किल नहीं करता है। देन उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ठीक, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक तो आता है फंजे, और फंजे रहता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल पर। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल डेड एंड डिकेइंग, तो ये उसको नहीं मारता है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन यहाँ पर है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कैसे कि ए जिंदा रहता है बी पर, जैसे एस्केर्स हमारे अंतरियों में रहते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं, नुकसान तो पहुँचाते, अपना खाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है। तो हमारे पास ये जो दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाला, यही इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे थोड़ा सा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, क्या है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो एनर्जी है वो एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, तो सही है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, तो ये भी सही है क्योंकि वहाँ से एनर्जी निकालनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। तो इसमें सभी पार्ट्स सही है, तो इसका आंसर आने वाला है ऑल, यानी डी पार्ट। फैगोसाइटोसिस बाय एम्यूबा इज, फैगोसाइटोसिस जो एम्यूबा में न्यूट्रिशन होती है, फैगोसाइटोसिस जो मैंने अभी आपको बताया कि फूड वैक्यूल में फूड चला जाता है और उसकी डाइजेशन होती है, उसको बोलते हैं हम होलोजाइक न्यूट्रिशन। तो फैगोसाइटोसिस बाय एम्यूबा इज होलोजाइक न्यूट्रिशन। डाइजेशन ऑफ फूड इन एम्यूबा ऑकर्स इन, ये तो पहले वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर फूड वैक्यूल आप लिखेंगे आंसर। ठीक, इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को की तरफ बहुत ही ध्यान रखें और ये अच्छी तरह से पढ़ें कि ये क्वेश्चन जो हमने लाए हैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ही लाए हैं। इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी भी इसी तरह MCQ सीरीज़ रहेगी। आज के लिए बस इतना काफ़ी। अपने दोस्त और होस्ट मुजफ्फर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और खुदा आपका हाजिर और नासिर, और थैंक यू वेरी मच।